गेट से मुस्कुराती है शारदा बाप बेटे को देखकर। बाप बेटे भी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। सास बहू शारदा अनामिका वहां से घर के अंदर आ जाती है। शारदा खाना पकाने लगती है और अनामिका घर के काम में लग जाती है। प्रसाद और रमेश जिस गाड़ी से जा रहे थे वो आधे घंटे के बाद शारदा हाई स्कूल के पास जाके रुकती है। गाड़ी से उतर के वो प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं। प्रसाद प्रिंसिपल के चेयर पे बैठते हैं और रमेश दूसरे वाले चेयर पे। तब तक वहाँ पे अटेंडर रामू आता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रामू, सारे टीचर्स आ गए हैं? आ गए सर, प्रेयर हो गया है। सारे बच्चे क्लासरूम में भी चले गए, उनके क्लास शुरू भी हो गए हैं। पर 10वीं के छात्र शैतानी कर रहे हैं, टीचर नहीं है तो हल्ला कर रहे हैं। मैं तो यहाँ हूँ रामू, वहाँ कैसे रहूँगा भला? हाँ सर, आपको क्लास में जाने को ही कह रहा हूँ। ओके प्रिंसिपल सर, मैं क्लास ले लेता हूँ। ऐसा कह के रमेश वहाँ से क्लास की तरफ चला जाता है। रामू, परसों रिपब्लिक डे है ना? रिपब्लिक डे ताकि हम अच्छे से मना सके, हमने टीचर से कहा था कि एक कागज में लिख के बताने के लिए। तो वो सारे टीचर्स के कागज कहाँ पर है? इस बड़ी वाली किताब के अंदर है सर। आप देखते रहिए, पीरियड के बेल बजा के मैं अभी आता हूँ। रामू कहकर वहाँ से चला जाता है। तब तक प्रसाद उनके सामने रखे हुए रजिस्टर बुक को खोलकर पढ़ने लगते हैं। नलिनी टीचर ने लिखा है, हमेशा की तरह मिठाई ना देकर इस बार 20 रुपए वाले डेयरी मिल्क सभी को दिया जाए, क्योंकि कई टीचर डेयरी मिल्क खाना पसंद करते हैं। पेपर को पढ़ के वो अलग करके रखे और फिर दूसरा पेपर पढ़ने लगे। मल्लिका टीचर ने लिखा है, मिठाई चॉकलेट नहीं चाहिए, आधा केजी अगर फल भी दे तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा। प्रसाद उन कागजों को अलग करके रखते हैं ताकि उन्हें फिर से ना पढ़ना पड़े। फिर वो रजिस्टर देखने लगते हैं। इसी तरह समय निकलने लगता है। अटेंडर रामू 4:30 बजे की लास्ट बेल बजाता है। फिर रमेश प्रिंसिपल रूम में आता है। थोड़ी देर बाप बेटे बैठ के चर्चा करते हैं और गाड़ी में बैठ के फिर वापस आने लगते हैं। उधर सास बहू घर का सारा कामकाज खत्म करके टीवी पे सीरियल देख रही होती है। आधे घंटे बाद सास बहू को घर के सामने कार आके रुकने की आवाज सुनाई देती है। बहू, लगता है तुम्हारे ससुर जी और बेटा स्कूल से लौट आए हैं। जाओ, जाके बाथरूम का गीजर ऑन करके आओ। शारदा के कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। प्रसाद और रमेश घर के अंदर आते हैं। फिर शारदा के पास सोफे पे बैठते हैं। जाइए, नहा धो के फ्रेश हो जाइए। जा रहे हैं शारदा, पर बहू कहाँ है? वो पूछ ही रहे थे कि तब तक वहाँ अनामिका आ जाती है। बताइए पिताजी, आपके लिए कड़क चाय बनाऊं? नहीं बेटा, यहाँ आके बैठो, सास बहू से हमें कुछ बात करनी है। ऐसा कहने पे अनामिका आके सोफे पे बैठती है। कल बाद परसों रिपब्लिक डे है ना, इस बार सोच रहे थे कि कुछ अलग तरीके से मनाया जाए ताकि बच्चे भी आनंद ले सके। अगर तुम सास बहू कुछ अलग हटके तरकीब दो तो तुम दोनों के लिए भी कुछ तोहफा है। स्कूल के टीचर से आपने नहीं पूछा? पूछा था शारदा, एक ने डेयरी मिल्क देने को कहा, एक ने कहा आधा केजी फल देने के लिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये ऑफर तुम दोनों को दे रहा हूँ। उनकी बातें सुन के सास बहू एक दूसरे को देखने लगती है। रमेश को कुछ समझ नहीं आता है तो वो पूछता है, क्या हुआ माँ, अब सास बहू एक दूसरे को क्यों देख रही हैं? हम सास बहू के बीच बहुत तरह के सीक्रेट है बेटा। थोड़ी देर पहले हम सास बहू यही बात सोच रहे थे, तुम लोग आओगे तो हम पूछेंगे। तब तक तुम ही लोगों ने ये बम्पर ऑफर दे दिया। क्या कहती हो बहू? हम हर साल फ्लैग होस्टिंग के बाद चॉकलेट देके लोगों को घर भेज देते हैं ना पिताजी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम बच्चों को महात्माओं के कपड़े पहनाएंगे और उन्हें कहेंगे उनसे जुड़े हुए कुछ अच्छी बातें कहने के लिए। ये बात सुनकर रमेश और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इस बार रिपब्लिक डे सास बहू रिपब्लिक डे होगा। वाह, अच्छा टाइटल है ना? मनाएंगे तो और अच्छा होगा। सभी लोग बातचीत करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगता है। फिर रिपब्लिक डे आ जाता है। सास बहू शारदा अनामिका वहाँ पहुँचते हैं साथ में झंडा लेकर। रंग बिरंगे कागजों से पूरे स्कूल को सजाया गया था। स्टेज के पास आयरन पोल से
तिरंगे को फूल के साथ बांध के उसे लहराने के लिए तैयार किया गया था। 3 बच्चों को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सीताराम राजू के भेष में सजा के स्टेज के पास खड़ा किया गया था। उन्हें देखकर सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। प्रसाद आके वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। फिर नेशनल सॉन्ग गाया जाता है। सभी लोग तिरंगे की तरफ देखकर उसे सल्यूट करते हैं। थोड़ी देर में ही गाना खत्म हो जाता है। फिर अनामिका माइक लेके, बच्चे आप लोग बिल्कुल हल्ला नहीं करेंगे। यहाँ 3 बच्चे स्वतंत्रता सेनानी के भेष में खड़े हैं। उनके बारे में वो कुछ कहेंगे। वो बातें खत्म होने के बाद आप सभी लोग तालियां बजाएंगे। ऐसा कहकर अनामिका, जो बच्चा गांधी के भेष में था, उसे जाके माइक देती है। बच्चे, आप सब अच्छे हैं ना? सच्चाई और अहिंसा से बेहतर रास्ता और कोई नहीं। इन दोनों महत्वपूर्ण बातों के साथ ही हमने स्वतंत्रता पाई है। मेरे विचार में एक तेज चाकू के बदले आपके शब्द ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आप भी उन शब्दों को जरूर सीखें। उसकी बात जैसे ही खत्म हुई, सारे बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। फिर माइक सुभाष चंद्र बोस वाले गेटअप के बच्चे को दिया जाता है। आप सभी को नमस्ते। मैं आज नेताजी की पोशाक में हूँ, इसके लिए खुद को धन्य मानता हूँ। नेताजी का भरोसा था कि न्याय पाने के लिए एक साथ लड़ना है, और इसी न्याय से उन्होंने स्वर्ग को आजाद किया। उन्होंने कहा था हर इंसान को सैनिक बनना होगा, और इस तरह हमने आजादी पा ली। उसकी बातें सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद माइक अल्लूरी सीताराम राजू के भेष वाले बच्चे को दिया जाता है। आप सभी को नमस्कार, मैं अल्लूरी सीताराम राजू बोल रहा हूँ। अल्लूरी कोई इंसान नहीं, इंसानों में एकता है, जलती हुई बिजली है। एक आदिवासी नायक जो अंग्रेजों के सामने सीना दिखाकर खड़ा हो गया। उसकी बातें सुन के माहौल तालियों की गूंज से भर उठा। फिर सभी बच्चों को बाप बेटे और सास बहू ने मिलकर मिठाई देकर घर भेज दिया। स्कूल में इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह बड़ा ही अच्छा रहा, जिस वजह से प्रसाद, शारदा, रमेश और अनामिका बहुत खुश हुए। बाजार में सब्जी के ठेले के पास अनामिका गई हुई थी। ठेले के पास कमला और विमला खड़ी होकर उसकी लंबी बालों की बातें करते हैं। उनकी बातें सुनकर अनामिका मन ही मन बहुत खुश होती है। देखो देखो, अनामिका के लंबे बाल कितने मोटे, काले और घने हैं। हाँ कमला, अनामिका के लंबे बाल देखकर मेरे पति भी कहते हैं लंबे बाल करो, मैं उसकी बहन लगूंगी। क्या कहा? तुम्हारे पति भी ऐसा ही कहते हैं? मेरे पति तो हर दिन इन छोटे बालों को देखते हैं और इनको लेकर कुछ न कुछ कहकर लड़ते रहते हैं। हमें अनामिका से पूछना चाहिए अच्छे बाल के तरकीब, वही हम भी करेंगे। उनकी बातें सुनकर अनामिका मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए वो अपने घर वापस लौट आती है। फिर किचन में चली जाती है। हॉल में बैठकर सासू माँ मजे से टीवी देख रही थी। बहू को हंसते देख आखिर में बात क्या है जानने के लिए वो किचन में चली जाती है। क्या हो गया बहू को? आज मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रही है। ऊपर से किचन में चली गई। दूसरे दिन तो वो बाजार से हंसते हुए वो नहीं आती है। नजर वजर लग गया क्या? यही सोचकर शारदा पीछे पीछे किचन में जाती है। वहाँ अनामिका सब्जी काट रही होती है। वो मन ही मन इतनी खुश थी कि भूल ही जाती है कि वो सब्जी काट रही है। सब्जी के साथ साथ उंगली भी काट लेती है, पर उसे पता ही नहीं चलता। ये देखकर शारदा बड़ा आश्चर्य होती है। फिर खुद को संभालते हुए शारदा परेशान होकर अनामिका के पास जाती है। हाय भगवान, बहू को बुरी नजर लगी है। सोच रही है सब्जी काट रही है और उसके बदले उंगली काट ली, पर उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। देखो कितनी खुश है। मुझे पूजा करवानी पड़ेगी। ये सोचकर वो मिनटों में किचन से गायब हो जाती है और चुटकी बजाकर वो अनामिका के सामने फिर से हाजिर हो जाती है। फिर देर किए बिना वो नीम पत्ते से अनामिका को झाड़ने लगती है। बुरी नजर, मेरी बहू को छोड़ दो, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। जाओ, जल्दी जाओ। ऐसा कहके शारदा नीम पत्तों से उसे मारने लगती है। अनामिका जो सपनों में थी उससे निकलकर वो वास्तव में आ जाती है। अब चूंकि सासू माँ पीट रही थी तो अनामिका को बहुत चोट लगती है। अरे सासू माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? इस तरह क्यों मार रही है? तुम्हें हवा लगी है बहू, उसे भगाने के लिए ही मैं तुम्हें मार रही हूँ। ऐसा कह के वो अनामिका को फिर से पीटने लगती है। अरे सासू माँ, कुछ नहीं हुआ है, कोई हवा मुझे नहीं लगी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए, मत मारिए। इस तरह से अनामिका विनती करने लगती है।
पर फिर भी शारदा उसकी एक नहीं सुनती है। जब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो अपने बालों को पकड़ के वो घर के अंदर ही भागने लगी। फिर भी शारदा उसका पीछा नहीं छोड़ती है। जब दोनों सास बहू बहुत थक जाती है तब लंबी सांसें लेते हुए वो आके सोफे पे बैठ जाती हैं। फिर वो एक दूसरे को देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद, सासू माँ, आज आपको क्या हो गया है? पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है बहू? मुझे क्या होगा सासू माँ, मैं तो ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो अपने दाहिने हाथ का उंगली देखकर फिर बोलो। शारदा के कहने पे अनामिका अपना दाहिना हाथ उठा के देखती है। वो देखती है कि उसकी उंगली तो कट चुकी है। अरे सासू माँ, मेरी उंगली को क्या हो गया? सब्जी काटते वक्त उंगली को सब्जी समझ के काट दी। जब से तुम बाजार से आई हो तब से तुम खुश हो और मन ही मन मुस्कुरा रही हो। क्या हुआ है बताओ तो। अब क्या बताऊं सासू माँ, जब मैं बाजार के लिए गई थी ना, तब लोग मेरे लंबे घने बालों को देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे और खूबसूरत बाल कह रहे थे। तो ये सब सुन के तुम सब भूल गई और खुशी खुशी घर आके सब्जी के साथ तुम अपनी उंगली भी काट ली। ये सब ठीक हो रहा है क्या? आपको दुख हो रहा है इसलिए नहीं कि मेरी उंगली कट गई है, आपको जलन हो रही है ताकि लोगों ने मेरी बालों की तारीफ की है। मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। वहाँ से अनामिका अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। इधर मेरी सासू माँ और उधर बाहर के लोग, उन्हें अगर पता चल गया कि ये बाल मेरे विग है तो पता नहीं क्या होगा। फिर अनामिका जब बेडरूम वाले बाथरूम में चली जाती है तो इधर हॉल में बैठकर सासू माँ को थोड़ा संदेह होता है। कई लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि आपकी बहू के बाल इतने लंबे घने काले हैं, शारदा दीदी वो अपने बालों में क्या लगाती है? भाभी अब नहीं बता सकती है क्या? कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि शारदा चाची बता दो, अगर आप बताएंगी तो आपका पुण्य होगा। कितने लोगों ने मुझसे पूछा पर आज तक मुझे इस बात का रहस्य नहीं पता चला। इस तरह सोचकर शारदा बाथरूम के बाहर खड़ी होकर एक छोटे से खिड़की से बाथरूम के अंदर झांकने लगती है। अनामिका को लगता है बाथरूम में कोई नहीं देख रहा है, इसीलिए अपना विग निकाल के वो टकली खड़ी थी। अनामिका को इस तरह गंजी खड़े होते देख शारदा की तो अब हंसी ही नहीं रुकती है। इस तरह हंसना सही नहीं होगा, ये सोचकर शारदा अपनी हंसी को रोकती है और वो देखना चाहती है कि अनामिका आखिर में क्या करती है। अनामिका विग को धोती है और अपने सर पे फिर से लगा लेती है। शारदा को लगता है कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा, इसीलिए शारदा हॉल में आ जाती है। सोफे पे बैठ के वो पेट पकड़ के हंसती है। उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, पेट में भी दर्द हो जाता है। तभी प्रसाद आते हैं और देखते हैं कि शारदा पागलों की तरह हंस रही है। क्या हुआ प्रसाद पूछने पे भी शारदा जवाब ना देकर बस हंसती ही रहती है। प्रसाद चिड़चिड़ा जाते हैं, वो शारदा को एक फटकार लगाते हैं, फिर भी शारदा हंसी ही जाती है। अब प्रसाद को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो चले जाते हैं वहाँ से। तब तक अनामिका फ्रेश होकर हॉल में आ जाती है। अब अनामिका को देखकर शारदा की हंसी और तेज हो जाती है। अब अनामिका के पास कोई और चारा ही नहीं था, वो नीम पत्ता उठा लेती है ताकि शारदा की हंसी रुक जाए। क्या हुआ सासू माँ, आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है? अब बिना हंसे भी मैं क्या करूं? अभी अभी पता चला कि ये विग है, ये तुम्हारे असली बाल नहीं है। शारदा की बातें सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है, पर शारदा की हंसी नहीं रुकती। अनामिका खुद को संभालती है और फिर घुटने पे बैठ के हाथ जोड़ के वो सासू माँ के सामने विनती करने लगती है। सासू माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कहेंगी तो मैं आपके पैर धो दूंगी। अगर और भी कहे तो आपके फोटो पे फूल चढ़ा के मैं पूजा करने को तैयार हूँ माँ, पर आप इस बारे में किसी से कुछ मत कहिए। आप जैसा कहेंगी, जैसा करने कहेंगी, मैं सब करूँगी। उसे इस तरह से विनती करते देख शारदा अपनी हंसी रोक लेती है। अब तुम्हारे बाल मेरे हाथों में है बहू, अब तुम देखो तुम्हारी सासू माँ क्या है। अभी मेरा दाहिने हाथ का कोनी उंगली खुजला रहा है, चलो खुजलाओ जरा। जैसे ही शारदा ने कहा, अनामिका का मुंह बन गया। फिर भी उदास होकर भी वो शारदा के दाहिने हाथ का कानी उंगली खुजलाती है। ये देखकर शारदा बहुत हंसती है, लेकिन उसके बाद से शारदा अनामिका के साथ बहुत खिलवाड़ भी करती है।